हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या। बेसिकली ये एक्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में इसमें कुछ चेंजेस लेके आए गए थे। अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट में कुछ चेंजेस आए थे, तो वो जो चेंजेस आए थे वो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर चेंजेस तो 2019 में आए थे, इसका आज से क्या रिलेवेंट है, आज की तारीख में इसका क्या रिलेवेंस है। हम इसे इग्नोर भी तो कर सकते हैं। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो इवन रीसेंट टाइम्स में भी हम उसे आंसर्स में यूज कर सकते हैं, या जब भी कुछ करप्शन पे क्वेश्चन आएगा तो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बहुत अच्छे से लिखना होगा और इसके कुछ ना कुछ डायमेंशंस हमें समझाने होंगे। और उन चेंजेस के माध्यम से आपको पता भी चलेगा कि कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की है सरकार ने, और वो अपने जो पुराना वाला फॉर्म था उसमें नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू एट हायर लेवल कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से हम करप्शन को और रोक सकते हैं और किस तरीके से इस एक्ट को और बेटर बनाया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। So, according to Thomas Jefferson, information is a currency of the democracy and it is critical for the emergence and development of a vibrant civil society. However, with a view to set out practical regime for citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted Right to Information Act of 2005. ये बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एक करेंसी है डेमोक्रेसी की। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम आज डेमोक्रेसी में जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं आप लोग देखते हैं, तो वो किस कारण से हो रहे हैं। लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तभी तुम सरकार से सवाल कर पा रहे हैं, तभी तो सरकार की कोई चीज गलत होती है, तभी तो हम क्वेश्चन उनसे कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हमें क्या पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जो आर्टिकल 19 है, हम लोग आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला हमने देखा था। तो आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि नहीं है। अगर हमें हमारी फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 अच्छे से उसे एंजॉय करना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। विदाउट इंफॉर्मेशन हम सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे और डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को नजर रखते हुए गवर्नमेंट ने 2005 में आरटीआई एक्ट लेके आए गए थे। तो सबसे पहले आरटीआई एक्ट जो आया था उसको 2005 में लेके आया गया। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 में इस एक्ट का ओरिजिन है। क्लियर है, इतनी चीज हमें जो सिंपल सी थी वो हमें समझ में आ गया। अच्छा, इस एक्ट की लाने की जरूरत क्या पड़ी। अब हम सरकार को इतना टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हम हर लोग अपने इनकम का कुछ ना कुछ टैक्स सरकार को पे करते हैं, और बदले में हम सरकार से क्या चाहते हैं, बदले में हम सरकार से चाहते हैं कुछ सर्विसेज, कि वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक, सो वी आर पेइंग टैक्सेस, टैक्स हम दे रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं। सो इन रिटर्न व्हाट वी वांट सर्विसेज। रिटर्न में हमें चाहिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ सर्विसेज, कि हमने जो टैक्स पे किया है तो हमारी सर्विसेज टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। कोई भी सर्विसेज हो, ठीक है, जैसे हम सर्विस मान लो आपको लाइसेंस बनवाना हो तो हम चाहते हैं कि वो एक टाइम बाउंड मैनर में लाइसेंस बन जाए। या हम लोग रोड पे जाते तो हम वो टोल बूथ पे है ना, हम वो टोल बूथ पे वो टैक्स देते हैं, तो हम वहां पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम बहुत सारी जगह दे रहे हैं, जीएसटी पे दे रहे हैं। तो हम जब सरकार को इतना रुपए दे रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने रुपए दे रहे हैं, तो हमें बदले में सर्विसेज चाहिए भी तो। या फिर वो रोड बन रहा है, हम उस रोड पे टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो रोड आज तक बना ही नहीं, 10-15 साल से वो रोड बन ही रहा है। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे
कि या फिर वो रोड बना तो वो कुछ साल में खराब हो जाता है और हमने उसका टैक्स भी दिया, टोल प्लाजा भी कटवाया, ठीक है, टोल प्लाजा पे हमने टैक्स वगैरह सब भरा, फिर भी वो खराब हो गया, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, मैंने इतने रुपए उसमें दिए, मैंने सरकार को इतने रुपए दिए कि आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, और वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ना कि मेरे देश में चल क्या रहा है, जो मैंने रुपए दिए हैं। चलो देश का भूल जाओ, एक बहुत बड़ी बात हो गई, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि मैंने कुछ रुपए दिए हैं, तो वो रुपए कहां गए, हमारा सरकार से दायित्व तो है पूछने का। तो इसलिए, और जैसे जैसे लोग अवेयर होने लग गए, ठीक है, अब जैसे जैसे यूपीएससी करने लग गए, लोग अवेयर होने लग गए, हम लोग हमारी राइट का एक्सरसाइज करने लग गए, तो वैसे वैसे लोगों ने मांग की कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, या सरकार ने मान लो अपने ऑफिस में 10 एसी लगवाए हैं, तो वो एसी के रुपए कहाँ से आए, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है ना, कि प्राइम मिनिस्टर फॉरेन गए, ठीक है, कहीं विदेश गए, तो कितने रुपए खर्च हुए, वो रुपए कहाँ से आए, मतलब अल्टीमेटली वो रुपए हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स के फॉर्म में भर रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, और फिर वहां से सारी चीजें हो रही है। ये पूरा चेन तो आपको बजट में समझ में आ ही गया होगा जब हमने बजट की बात की थी। क्लियर है? आई होप अब आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि क्यों हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, क्यों आरटीआई लेके आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम सर्विसेज मांग रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें सरकार से सर्विसेज चाहिए, और सर्विसेज के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि ये चीजें ऐसी क्यों हैं। क्लियर? Genesis of RTI law started in 1986 through the judgment of Supreme Court in Mr. Kunwal versus Jaipur Municipal Corporation case, in which it directed that freedom of speech and expression provided under article of the Constitution clearly implies that right to information as without the information of freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizens. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेरियस जजमेंट में कहा है कि आर्टिकल 19 हम जब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं हो, जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो। आप क्या बोलेंगे जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो? कुछ बोलने के लिए भी तो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ना। क्लियर है? सो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेरियस जजमेंट में ये वाली चीज बोली थी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब एक्ट आ गया, 2005 में एक्ट बन गया, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक बार हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द सिटीजन, सिटीजन्स को एम्पावर करना, सिटीजन्स के पास में राइट देना कि आप हमसे सवाल कर सकते हैं। सिटीजन एक तरीके से मजबूत हुए हैं क्योंकि उनके पास ये राइट है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? सेकेंड, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सरकार और सिटीजन्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए सिटीजन्स के खिलाफ। गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल टू द सिटीजन्स कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, कितने रुपए खर्च हुए। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम आया, प्लस अकाउंटेबिलिटी आई, सरकार हमें जवाब देने लग गई। क्लियर? देन टू कंटेन करप्शन, अब करप्शन इतना होता था तो आरटीआई एक्ट की वजह से हमें बहुत सारे करप्शंस के बारे में भी पता चला है। जब आरटीआई प्ली फाइल होती है, जब हम कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तब उसमें बहुत सारी चीजें पता चली है। तो आरटीआई की वजह से ट्रांसपेरेंसी हुई, और जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी तब ऑटोमेटिकली करप्शन थोड़ा सा कम होगा। क्लियर? देन टू एनहांस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीपल का पार्टिसिपेशन इनहांस करना, पीपल का पार्टिसिपेशन होना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। डेमोक्रेसी वो नहीं है कि हमने सरकार को वोट दे दिया, सरकार चुन के आ गई और सरकार हमारे ऊपर रूल करेगी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में ये भी है कि हम उन 5 साल के अलावा भी हम डे टू डे डेमोक्रेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव होने से डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। सिटीजन्स पूरे इन 5 साल के दौरान बीच बीच में गवर्नमेंट की चीजों पे नजर रखे, गवर्नमेंट के ऊपर चेक बना के रखे, और हम खुद पार्टिसिपेट करें इन एक्टिविटीज में। क्लियर है? आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए होंगे। देन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स से करप्शन एंड स्कैंडल्स
इंटरनेशनल प्रेशर एंड एक्टिविज्म, मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। एक तो बहुत ज्यादा करप्शंस वगैरह हो रहे थे, इस वजह से करप्शन एंड स्कैंडल्स लोग भी त्रस्त हो गए थे, है ना, लोग भी सोचने लग गए थे कि हो क्या रहा है। सो ये लोगों के बीच में भी डिमांड थी, लोगों के बीच में भी आक्रोश था कि ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए, या एक्ट नहीं भी होना चाहिए तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए सरकार कर क्या रही है। इंटरनेशनल प्रेशर एंड एक्टिविज्म, अब जब इतना ज्यादा करप्शन वगैरह था और 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक तरीके से अगर आपको पता हो तो वो हमारे ऊपर थोपे गए थे, ठीक है, इनडायरेक्टली वो इंडिया के ऊपर थोपे गए थे। उसकी थ्योरी अलग है, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर एक तरीके से इम्पोज किए गए थे। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था एंड देन वो रिफॉर्म इम्पोज किए गए थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह, ये चीजें भी इम्पोज की गई थी। इम्पोज ऐसे की गई थी कि वर्ल्ड बैंक, यूएसए, इन लोगों का ऐसा था, अब जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई है तो यहाँ पे एफडीआई वगैरह आएंगी, तो यूएसए और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो चाहता था कि इंडिया में ये सारी चीजें ओपन हो ताकि लोग सवाल करना लगे। सवाल कैसे करने लगे कि यूएसए में ये चीज इतनी सस्ती है, हमारे यहाँ इतनी महंगी क्यों। फिर वहां से एफडीआई आएगी, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली उनको फायदा होगा। और हमारी इकोनॉमी ओपन अप होने से, ये इंफॉर्मेशन एक्ट आने से हमें पता चलेगा कि हमारी कंट्री में कितना ज्यादा करप्शन है, कितना ज्यादा रेड टेपिज्म है, ये सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली हम उनसे कंपेयर करेंगे कि उनके जैसी सोसाइटी क्यों नहीं है हमारी, तो वो लोग हमारे यहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक ये पूरी लिंक है, तो इससे उनको भी फायदा हुआ। क्लियर है। देन मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अब सोसाइटी जैसे जैसे मॉडर्न हो रही है, सोसाइटी में आजकल इंफॉर्मेशन, आज के टाइम में तो इंफॉर्मेशन ऐसे फैलती है, अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, ये सारी चीजों में इंफॉर्मेशन एक झटके में आ जाती है। लेकिन जब ये एक्ट आया था तब इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। इवन अगर हम 10 साल में देखें तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। तब भी सोसाइटी मॉडर्न थी, लेकिन आज के टाइम में जो सोशल मीडिया और इन सब ने जो रोल प्ले किया वो उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे ऐसा कि कोई इंफॉर्मेशन लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बाकी उस समय इतना ज्यादा रोल नहीं था। क्लियर है। सो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन मींस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड और अंडर कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन मींस कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंदर हम लोग ले सकते हैं सरकार से, वो कौन कौन सी होगी। लाइक इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के कुछ वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स का हम देख सकते हैं, हम लोग आरटीआई प्ली फाइल कर सकते हैं, ठीक है। देन टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह की कोई भी कॉपी वगैरह लेना। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, obtaining information in the form of floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in computer or other device। तो बेसिकली आर्टिकल 2J में ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से लेना, किससे लेना, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नोट्स, वर्क, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फॉर्म में, कोई कैसेट्स वगैरह है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कोई पीडीएफ वगैरह, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो हम वर्ड्स वगैरह में जो आज के टाइम में बोला जाता है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से लेना, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से लेना। क्लियर है। देन व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ पे वर्ड आया कि पब्लिक अथॉरिटी से ये सारी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को ऑब्टेन करना को हम बोलेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन। जब सिटीजन्स ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से लेंगे तो उसे बोलेंगे। अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी का सबसे अच्छा अगर आपको समझना हो तो आर्टिकल 12, हम लोगों ने आर्टिकल 12 पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, आप एक बार उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी थी और डेफिनेशन ऑफ स्टेट में जो सारी चीजें मैंने बताई थी वो सब कुछ पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है, ठीक है, वही सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। सो सी वी हैव लिंक्ड द कॉन्सेप्ट। अगर आप चीजें रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको बस ध्यान रखना है कि अच्छा हाँ हमने वहां पढ़ा था और हम वहां से यहाँ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बाय पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी
और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हो, बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बाय नोटिफिकेशन और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स बॉडी ओन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस। इसमें हमने एनजीओ वगैरह की बात करी थी, कोई भी बॉडी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस वगैरह हो, ठीक है। देन एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, ये सारी चीजें कहां पे आती है, ये सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटी में आती है। क्लियर है? इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि आप लोग आर्टिकल 12 जाके चेक कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि वही चीजें अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो। Now, Section 4 of the RTI Act requires suo motu disclosure of information by each public authority. However, such disclosure have less than satisfactory. सुओ मोटो डिस्क्लोजर मतलब क्या है? सुओ मोटो डिस्क्लोजर मतलब यह है कि मैंने कोई सरकार से इंफॉर्मेशन मांगी और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन तुरंत दे दी। ऐसा चीज है तो, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है, सुओ मोटो डिस्क्लोजर नहीं होता है। सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट रिक्वायर सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 तो यही बोलता है कि सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। हाउएवर सच डिस्क्लोजर हैव रिमेन्ड लेस देन सेटिस्फैक्टरी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा डिस्क्लोजर होता ही नहीं है कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और गवर्नमेंट ने तुरंत दे दी। वो सोचेंगे कि इंफॉर्मेशन देना है या नहीं देना है, अच्छा इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं, इसमें कोई करप्शन तो नहीं है। ऐसे 30 दिन का टाइम फ्रेमवर्क भी रहता है, लेकिन वो पूरी पहले जांच पड़ताल करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन देना है नहीं देना है, कितनी देना है। कोई ऐसा थोड़ा ना कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और गवर्नमेंट ने तुरंत दे दी, ठीक है। सेक्शन 8(1) मेंशन दैट एग्जेम्पशन अगेंस्ट फर्निशिंग एनी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट आरटीआई एक्ट, ठीक। अब सेक्शन 8 बोलता है कि कुछ एग्जेम्पशंस होंगे, जो कि कुछ एग्जेम्पशंस होंगे, इंफॉर्मेशन कुछ एग्जेम्पशन होंगे इस एक्ट में जो कि हम नहीं दे पाएंगे, जो कि हम पब्लिक्स को नहीं दे पाएंगे। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स करके एक एक्ट है, उसके तहत कुछ जैसे सीक्रेसी वाली चीजें कि जो पब्लिक के सामने डिस्क्लोजर नहीं होनी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें, तो ये कुछ चीजें जो होंगी वो सेक्शन 8 के अंदर एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। सेक्शन 8 के अंदर जो भी चीजें डाली जाएंगी वो आरटीआई के तहत नहीं आएंगी और उनकी हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। हम लोग इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो साफ साफ मना कर देंगे कि हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। Section 8(2) Clause 2 provide for disclosure of information exempted under Official Secret Acts 1923 if the larger public interest is served। फिर सेक्शन 8 Clause 2 बताता है, वो बोलता है कि अगर कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो सरकार को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देना चाहिए, भले ही वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स अंडर 1923 के तहत ही क्यों ना हो। देखो सेक्शन 8 क्लॉज 1 ये बताता है कि कुछ एग्जेम्पशंस होंगे आरटीआई एक्ट में, कुछ इंफॉर्मेशन के एग्जेम्पशंस होंगे आरटीआई एक्ट में जो कि सरकार चाहेगी तो नहीं बताएगी, जैसे कुछ डिफेंस, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं करती है। तो यही बात इस सेक्शन में की गई है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। क्लियर है? ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर आ गया कि कुछ डिफेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। यूपीएससी की आंसर शीट सबसे अच्छा एग्जांपल। यूपीएससी अपने पहले यूपीएससी क्या करता था, मार्क्स भी नहीं बताता, मार्कशीट भी नहीं, पहले बस बता दिया जाता था रैंक 1 इसकी, रैंक 2 इसकी, रैंक 3 इसकी, रैंक 4 इसकी। क्लियर है? फिर क्या हुआ कि मार्कशीट्स देने लग गए, तो अब मार्कशीट्स मिलती कि इस इंसान को इतने मार्क्स मिले, पेपर 1 में इतने, पेपर 2 में इतने, अब मार्कशीट्स मिलती है तो हमें समझ में आना लग गया। लेकिन आज भी मेंस की आंसर कॉपीज क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो इस सेक्शन के अंदर उसे डाल दिया है। यूपीएससी ने बोला हम नहीं देंगे, हम लोग आंसर शीट्स देंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा एक प्ली भी फाइल हुई थी कि हमें कम से कम हमारी आंसर शीट्स तो मिले, चलो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कि हमने लिखा क्या है पता तो चले, किस हिसाब से मार्क्स मिले हैं, हमें वो सारी चीजें तो पता चले, लेकिन वो सारी चीजें नहीं पता चली। तो बेसिकली इस सेक्शन में सरकार कोई भी चीज उठा के डाल देती है जो उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। क्लियर है? लेकिन ये इसी सेक्शन का कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोलता है कि अगर
कोई इंफॉर्मेशन एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है तो सरकार को उसे डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पब्लिक मैटर हो तो सरकार को उसे डिस्क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन अब कुछ चीजें सिर्फ पेपर में रह जाती है और कुछ चीजें का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही होता है और ये वाली चीजें सिर्फ पेपर में रह जाती है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाले फीचर्स समझ में आ गए होंगे। Now, the legislative framework includes several pieces of restrictive legal legislation such as Official Secret Acts of 1923 of Indian Evidence Act. अब ये वही वाला एक्ट है कि इसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार नहीं देगी, जो इस एक्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो गवर्नमेंट नहीं देगी। Then the pervasive culture of the secrecy and arrogance within the bureaucracy. ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी में सीक्रेसी वाला कल्चर है तो उस कल्चर के तहत भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। द लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड राइट अवेयरनेस अमंग द इंडियाज पीपल। अब लिटरेसी लेवल इतना कम है, लोगों को नहीं पता। अब जो गांव में लोग रहते हैं उनको क्या पता कि आरटीआई किस तरीके से फाइल करते हैं। आपको भी बहुत कम बच्चों को ऐसा पता होगा कि अच्छा ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग भी जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के पास में है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें लोग, ये सारी राइट्स सिटीजन्स एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक ये इसका क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का। क्लियर है इतना भी? ठीक है, अब हम देखते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखिए और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी चेंजेस हुए हैं उन सब में 2019 में, तो वो वाली चीज़ें हमें समझना है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर at the central and state level. At the central and state level, the public authority have decided some of its officer as public officer. They are responsible to give information to a person who seeks information under RTI Act. अब इसके अंदर कुछ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने, आपको ध्यान हो तो हमने क्या देखा था, हम जब इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे थे तो इलेक्शन कमीशन में हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ऐसे हमने टोटल 3 मेंबर बॉडी देखी थी ये। ठीक है, टोटल 3 मेंबर बॉडी है ये हमने इलेक्शन कमीशन के उसमें देखा था। लेकिन अब हम यहाँ पे आरटीआई के उसमें देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि हेड होता है, प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये कितनी हो गई? ये 10 मेंबर बॉडी हो गई। ठीक है, इट इज 10 + 1 दैट इज इट इज एन 11 मेंबर बॉडी। ये 11 मेंबर बॉडी हो गई है, 11 मेंबर बॉडी। ठीक है, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है प्लस 10 इंफॉर्मेशनल कमिश्नर, तो टोटल 11 मेंबर बॉडी है। ठीक, अब इन मेंबर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, हम एक बार उनका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो इनकी एक कमिटी बनती है, जब भी इनका अपॉइंटमेंट होता है तो एक कमिटी बनती है। द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। तो पहले कमिटी के मेंबर हो गए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, तो सेकंड कौन हो गए? सेकंड मेंबर हो गए कमिटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। एंड अ यूनियन कैबिनेट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। तो टोटल 3 मेंबर की कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर, एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करेंगे, एंड 1 इज लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो 3 मेंबर की कमेटी है, वो इन लोगों को अपॉइंट करती है। ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल। फिर स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेवल पे वही वाली बात है, कमिटी बनती है, चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर और जो इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, प्लस चीफ मिनिस्टर अपने किसी एक मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। तो वहां पे भी 3 मेंबर की कमेटी होती है। क्लियर है? टेन्योर, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दे आर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू द एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स। उनका टेन्योर होता है कि या तो वो 5 साल के लिए बनेंगे या 65 ईयर्स के लिए, जो भी पहले हो। ठीक है,
जो भी पहले हो उसके या तो वो 5 साल के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बने रहेंगे, या फिर और उनकी एज 65 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 65 ईयर्स तक ही रह सकते हैं। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है। अब इस पॉइंट में कुछ कुछ चेंजेस हैं, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी ये हम बात कर रहे हैं 2005 की। ठीक है, 2005 के आरटीआई एक्ट में ऐसा था, लेकिन जब हम 2019 पे आएंगे कि 2019 में क्या चेंजेस किए गए, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देन अब प्रोसेस ऑफ द आरटीआई कंप्लेंट। आरटीआई में कंप्लेंट कैसी फाइल की जाती है, उसकी प्रोसेस क्या है, एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। यूजुअली होता यह है, सबसे पहले कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राउंड लेवल पे जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके पास जाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट में, मान लो किसी सरकारी स्कूल की मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ के क्लर्क के पास में। ठीक, तो सबसे पहले मैं गया वहाँ के क्लर्क के पास में। यहाँ से मैंने इनसे बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने जो इतने बेंचेस या आपने ये जो एसी खरीदी है, इसके रुपए कहाँ से आए या ये कितने में है। ठीक है, ये आपने कितने में एसी खरीदी। ठीक, अब क्लर्क के पास में कितने दिन होते हैं, क्लर्क के पास में होंगे 30 डेज, 30 डेज कि वो मेरी जो मैंने प्ली फाइल की है, जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, वो उसका रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, अब क्लर्क ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर ये कहां पे जाता है, ये जाता है डिपार्टमेंट के हेड के पास में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि आप इंफॉर्मेशन बताइए। ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं सेकंड लेवल, ये सेकंड लेवल होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे कि हम सेकंड लेवल पे इंफॉर्मेशन गई है, हमारी सेकंड लेवल पे इंफॉर्मेशन गई है। अब हमें यहां से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली 30 दिन में, हमें यहां से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो फिर कहां पे जाएगी, फिर हम जा सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में जाएंगे हमें इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। अगर वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती होगी तो हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, और अगर जिस चीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आती हो, उससे स्टेट गवर्नमेंट का लेना देना हो, तो हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाएंगे। क्लियर है? तो फिर अगर हमें यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास में। ठीक है, कि हम हाई कोर्ट के पास में जाएंगे कि हमें अभी तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं है, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। क्लियर है? सो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील और आगे वैसी अपील, फोर्थ अपील, और ऐसे करते आगे ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा चलता रहेगा। सबसे पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, क्लर्क लेवल पे जाएंगे, जिनके पास 30 दिन का समय होगा, 30 डेज का टाइम होगा कि वो हमें इंफॉर्मेशन दे। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो हम फिर ऊपर जाएंगे कि आप हमें इंफॉर्मेशन बताइए। फिर यहाँ भी नहीं मिलती है तो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ भी नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई कि इसका पूरा फंक्शन कैसा है, आरटीआई किस तरीके से, ये पूरा इंफॉर्मेशन कमिश्नर किस तरीके से काम करता है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ आरटीआई कंप्लेंट, ये उसी का पूरा प्रोसीजर है। First appeal, the public authority designates some of their office as public information officer. The first request for information goes to a central and assistant public commissioner officer and central and state public information officer designated by public authority. First appeal होती है, then second appeal decision goes to an appellate authority, उससे ऊपर वाली authority पे. Then third appeal, appeals against the order of appellate authority go to the state information commission or central information commissioner. These information commissioner consist of chief information commissioner or up to 10 information commissioner. Third authority, third appeal, तो यहाँ पे भी हमने देखा था, तो ये थर्ड अपील ही हो रहा है। फर्स्ट अपील ये है, सेकंड ये है और थर्ड अपील ये है। सो यहीं पे ये बात की गई है कि अगर हम फर्स्ट अपील नहीं मिली, सेकंड नहीं मिली, तो हम थर्ड जाएंगे, और थर्ड अपील कहाँ पे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। ठीक है, सो ये वो वाली चीज थी। नाउ अब हम बात करते हैं पेंडिंग केसेस के बारे में।
आपको ये भी पता होना चाहिए, अब आपने देखा कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हम सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों ज़रूरी है? जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें थी, इसका प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है, इसका पूरा ये प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन, इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सारा बेसिक पार्ट कवर हो गया है। नाउ फ्रॉम हेयर कम्स एन एनालिटिकल पार्ट एंड बी अवेयर। अब आप अच्छे से बैठ जाइए और बहुत ध्यान से सुनिए कि अब है क्या यहाँ पे। मोर देन 2 लाख RTI केसेस आर पेंडिंग एट सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस विच आर द फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील अंडर द RTI लॉ। यहाँ पे सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। कितने केस पेंडिंग है? लगभग फिगर्स चेंज होता रहता है, हम लगभग ले सकते हैं 2 लाख केसेस पेंडिंग है। यहाँ पे भी कितने केसेस पेंडिंग है? 2 लाख केसेस, 2 लाख RTI एप्लीकेशंस यहाँ पे पेंडिंग है। हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन की मांग कर रहे हैं जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है? यहाँ पे 2 लाख केसेस पेंडिंग है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिज्म हमने जुडिशरी के अलावा और मैकेनिज्म क्यों बनाया है? हमने जुडिशरी के अलावा एक ये काम तो देखा जाए तो जुडिशरी का होना चाहिए था कि वो सरकार से बोले, या ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमने जुडिशरी के अलावा बहुत सारी चीजें बनाई है ना, जैसे ट्राइब्यूनल बनाया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से जुडिशरी का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। तो जो प्रॉब्लम जुडिशरी में थी, जुडिशरी में पेंडिंग केसेस और ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी कि वहां पे जजेस की नियुक्ति नहीं हो रही है, सेम प्रॉब्लम आपने RTI में क्रिएट कर दी। तो फिर RTI बनाने का फायदा ही क्या है? ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने का फायदा ही क्या हुआ? जो प्रॉब्लम जुडिशरी में एग्जिस्ट करती थी और हमने उसके पैरेलल एक और स्ट्रक्चर बनाया था कि हो सकता है जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर, जुडिशरी में जो प्रॉब्लम है, जुडिशरी में जो इंफॉर्मेशन, जो सरकार को सवाल करने के लिए कुछ केसेस गए हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, कम से कम वो केसेस जुडिशरी से हटके RTI में चले जाएंगे तो जुडिशरी का बर्डन कुछ हद तक कम होगा। ये सोच के RTI वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। एक रीजन ये भी था, लेकिन जो प्रॉब्लम जुडिशरी में थी वही की वही प्रॉब्लम सरकार की वजह से RTI में भी हो गई है। तो अब मतलब अब RTI की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कुछ स्ट्रक्चर बनाओ, एक और कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओ। तो इस तरीके से तो हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई, फिर दूसरे पे कूदे, दूसरे में प्रॉब्लम हुई, तीसरे पे कूदे। तो ये कोई सोल्यूशन है क्या इस बात का? अब हम देखते हैं कि ये केसेस पेंडिंग क्यों है, इसका रीजन क्या है, और एक बार फैक्ट्स एंड फिगर पे आते हैं। महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स विद ओवर 55 केसेस, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 45,000 एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सॉरी इलेक्शन पढ़ते इलेक्शन ध्यान रह गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे 35,000 लगभग केसेस पेंडिंग है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर कुछ चेंज होंगे लेकिन लगभग यही आंकड़ा है। क्लियर? तो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, आपको ये एक फिगर ध्यान रखना है, क्योंकि बिना फिगर के हम लोग आंसर्स में सिर्फ हम बोल बच्चन करके बातें लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ फिगर कोट करेंगे तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे की बात में दम है। क्लियर है? सो ये स्थिति है। नाउ वैकेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू फिल द वैकेंसीज, Central Information Commissioner has no chief and only 5 commissioner. Odisha is functioning with 4 commissioner. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में भी अब तो वैकेंसीज इतनी लंबी चलती है। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में भी वैकेंसी बहुत लंबे टाइम तक रहती है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं अपॉइंट करना चाहती। यहाँ पे पूरा जिसका रोल है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जानबूझ के अपॉइंट नहीं करना चाहती है इनको, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, फिर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप सामने निकल जाएगा। तो जानबूझ के सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये जानबूझ के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ये जो पूरी वैकेंसीज हैं इनको वो फिल नहीं करना चाहती है, क्योंकि कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी अपने बंदे का रिटायर्ड होने का इंतजार कर रही हो कि हम अपना इंसान ही वहां पे लगाएंगे तो कम से कम वो इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ ऐसा कर रही हो। जो इंस्टीट्यूशन है आज के टाइम में इंडिया में क्राइसिस क्या है, आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा क्राइसिस ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना वहाँ पे वैकेंसीज फिल करने में सरकार को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट 6-6, 7-7 महीने ले लेती है कि उस वैकेंसी को फिल भी करना है।
क्यों नहीं कर रहे हो फिल भैया? आपको तो करप्शन कम करना है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी है तो उनको तो करप्शन कम करना है ना, फिर आप वैकेंसीज क्यों नहीं फिल करते हो? आप वैकेंसीज इसलिए फिल नहीं करते हो क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ जाएंगे। और अगर हम इस तरीके से वैकेंसी देखें, जैसे उड़ीसा में सिर्फ 4 कमिश्नर है, राजस्थान में 3 ही काम कर रहे हैं, त्रिपुरा में कोई कमिश्नर ही नहीं है, ठीक है, और स्टेट कमिश्नर इंफॉर्मेशन ऑफ झारखंड त्रिपुरा आर डिफरेंट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अंडर द लॉ एवरी कमीशन शुड हैव चीफ एंड अप टू 10 कमिश्नर, लॉ के अकॉर्डिंग एक चीफ है और 10 कमिश्नर होने चाहिए। लेकिन हमने वैकेंसीज देखी तो किस हद तक वैकेंसी है, कहीं कहीं 4, कहीं कहीं है ही नहीं, कहीं कहीं 2 कमिश्नर के साथ में काम चल रहा है। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतनी ये लिखा है कि इतने कमिश्नर और इतने चीफ इंफॉर्मेशन और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए। इवन सेंट्रल लेवल पे भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है। अब ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है इस पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये स्थिति थी एक समय पे और आज भी होगी। मैं आज भी एग्री कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सरकार का रातों रात मन हो गया कि चलो चलो वैकेंसीज भर दो। आज तो और भी बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसीज और आ गई होंगी। सो जो केसेस जो पेंडिंग है ना, जो हमने बात की थी, यहाँ पे ये जो 2 लाख जो केसेस पेंडिंग है ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ये वैकेंसीज तो भर ही नहीं रही है। एंड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो वो ऐसी चीज़ों में तो मतलब ऐसी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट बोल सकती है लोगों के सामने कि हम करप्शन नहीं करने देंगे या करप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये हालत है। ये जब हम पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से देखते हैं, तब पता चलता है कि इस तरीके से चीज़ें हो रही है। बाकी हमारे सामने परसेप्शन ऐसा बनाया जाता है कि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट इन रियलिटी ये सारी चीज़ें होती है, वेदर इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, पुरानी वाली स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे पुरानी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका यही काम होता है। क्लियर है? ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन हैव बीन सीन अ की टू स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड अशरिंग इन द पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैन एम्पावर पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पुअर सेक्शन के लिए क्या है? पुअर सेक्शन के लिए एक तरीके से उनको राइट मिल रही है कि वो सरकार से पूछ सके कि हमें चीज़ें क्यों नहीं मिली है, किस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिली है, या हमारे जो राइट्स थे वो कहाँ गए। एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इतना ज़्यादा फ्लॉज होता है ना, हम जो न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। या तो उसमें जो बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो खा जाते हैं, या कुछ सरकार ही वहीं से कुछ ना कुछ कम करके दे देती है। मैं एक आंटी से बात कर रहा था अभी, मतलब तो मैंने उनसे पूछा अभी, जैसे हमने देखा कि कोविड में कैसी सिचुएशंस थी और कैसे सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे घर का किराना लेके आना है भैया, तो आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन आपको तो सरकार दे रही है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने कितने सारे वादे किए। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं दिया सरकार ने, सिर्फ चावल दिया, और वो भी मैं 10 दिन तक गई तब जाके चावल मिला, और बोला 2 महीने बाद आना तब जाके गेहूँ मिलेंगे। तो वो बोलते हैं कि जो सरकार बोल रही है और जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें जो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वहाँ पे जब सामान लेने जाते हैं, तब उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इन लोगों को ज़्यादा पता होता है, ठीक है, जिनके लिए स्कीम्स होती है ना, जैसे उनके लिए स्कीम्स है। अगर मैं उनसे बात नहीं करता तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ, मतलब लॉकडाउन था तो ये सारी चीज़ें थी, तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होगी, गवर्नमेंट ने इतना सारा अनाउंसमेंट किया। लेकिन उनसे पूछो तो वो बताते कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में तो हमको थोड़ा थोड़ा सा सामान दे देते हैं और बोल देते हैं अब अभी चावल ले लो, गेहूँ अभी नहीं मिल सकते, वो बाद में मिलेंगे, अभी इतना ही ख़त्म हो गया। और ये सारी भी चीज़ें जब 10-10 दिन लाइन में खड़ेंगे तब जाके ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बारिश धूप सब हो, फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो खैरात में को सरकार को देना होगा वो दे देगी। तो या तो ये मिडिल मैन खा जाते हैं या सरकार खा जाती है। और अब उन लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन का पता भी नहीं, उन्हें नहीं पता कि आरटीआई क्या है, तो वो क्या फाइल करेंगे कि हमें ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पुअर एंड वीकन सेक्शन को अवेक करने के लिए, लेकिन उन लोगों को आप ही बताओ कि उन लोगों को ये सारे प्रोविजंस पता है कि इस तरीके से चीज़ें होगी, तो वो सरकार से जाके सवाल पूछे या वो इन्फॉर्मेशन मांगे। और इन्फॉर्मेशन मांगे भी तो भी कोई गारंटी नहीं
नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने पेंडिंग केसेस और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम देख चुके हैं। मतलब अगर हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगी वो, और पता नहीं कितने दिनों में मिलेगी। इतने में तो सोचते हैं कि कब तक वेट करेंगे, खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है, सो to get information about public policy and action thereby leading to their welfare. It shows an early promise by wrongdoings at high places, such in organization of Commonwealth Games and allocation of 2G spectrum and coal blocks. अब ये जो 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ था, फिर ये जो स्कैम्स वगैरह जो सारे हुए थे, उनका कहीं ना कहीं खुलासा कि कैसे आपने ऑक्शन किया, 2G स्पेक्ट्रम आपने कैसे दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन सब का चीजें कहीं ना कहीं खुलासा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ही हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। Right to information opens up government records to public scrutiny, thereby arming citizens with a vital role to inform them about what government does and how effectively, thus making government more accountable. ये government को more accountable बनाती है। decision making में पब्लिक का हाथ होता है। जितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको पता है, आप लिख दो कि अच्छी अच्छी चीजें में आप लिखने में माहिर हो। ठीक है, एक एशियन ड्रामा करके बुक है जिसमें गुरनाल मेंडल बोलते हैं। ठीक है, वो ये बोलते हैं, इस लाइन को आप लिख लो, आप लोग कहीं आंसर में लिख सकते हैं, इंडिया इज गुड एट पॉलिसी मेकिंग बट बैड एट इंप्लीमेंटेशन। इंडिया इज गुड एट पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, इंडिया इज गुड एट पॉलिसी मेकिंग, इंडिया इज गुड एट पॉलिसी मेकिंग, इज गुड एट policy making but bad at implementation, but bad at implementation. अब आप ही देखो, इस पॉइंट को आप देखो तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। ऐसे नहीं है, कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई जाती है। अगर उन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब जैसे आरटीआई है जो कितनी बढ़िया चीज़ थी, लेकिन अब उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड लेवल पे तो वाकई में वो करप्शन को और इन सारी चीज़ों को एक बहुत हद तक हमें रिलीफ मिलेगी। नहीं कंप्लीट तो बहुत हद तक तो रिलीफ मिलेगी ना। लेकिन हम सिर्फ बनाते सारी पॉलिसी बहुत अच्छा है, हम सिर्फ बुक्स में बहुत अच्छे लिखते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसे करप्शन कम होगा, लोगों को हमने ये राइट दी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती ना तो फिर कुछ नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन में हम एकदम जीरो। और पॉलिसीज जो बनाते हैं उसमें हम एकदम मास्टर हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर डेवलपमेंट होना है तो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप कहीं भी आंसर या फिर ऐसे में इस लाइन को आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? सो वी हैव डन विद द सिग्निफिकेंस। आपको मैंने इश्यूज भी बता दिए हैं। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ द आरटीआई, transparency and accountability. Every year near 6 million applications are filed under RTI, making it the most extensive used transparency legislation in the world. एक साल में 6 मिलियन एप्लीकेशन फाइल होती है आरटीआई में। सोचो 6 मिलियन, मतलब हम लोग कितनी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, कितनी ज़्यादा इन ट्रांसपेरेंसी है, हम सरकार से कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। हर साल 6 मिलियन एप्लीकेशन फाइल होती है आरटीआई में, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड। इवन कोविड टाइम में हम देखें तो ये आरटीआई बहुत ज़्यादा यूज किया गया है कि किसको कितना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, बेड्स कितने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा क्यों है, वैक्सीन से रिलेटेड आरटीआई का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। क्लियर है? नाउ आरटीआई अमेंडमेंट्स। अब आरटीआई में अमेंडमेंट्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आरटीआई के अमेंडमेंट्स में हमें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019। अब 2005 का ये जो एक्ट है इसमें और 2019 का जो ये एक्ट है इसमें, इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो
तो हम सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं जो आरटीआई एक्ट 2005 की थी। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विल होल्ड टर्म फॉर 5 इयर्स। अब पहले टर्म्स कितनी दी गई, बताई गई थी 5 साल के लिए, कि 5 साल तक के लिए वो ऑफिस होल्ड कर सकते थे। और अपर एज लिमिट कितनी थी, अपर एज लिमिट थी 65 इयर्स, ये आपको पता है। लेकिन अब जो रिसेंट है वो तो सुनो, वो आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। The bill removed this provisions. The bill removed this provision and state that central government will notify the terms of office for chief election commissioner and information commissioner. अब कुछ 5 साल 5 साल के लिए आपकी टर्म्स नहीं है, बस अब आपकी टर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर लिया तो आपकी टर्म हो सकता है बहुत ज़्यादा साल हो, 5 की जगह 7 साल हो जाए। आपने अच्छा काम नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, ये मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, इसने ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, इसको रिमूव करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। ठीक है, 2005 में तो एक्ट सही था कि 5 साल के लिए टर्म है, लेकिन 2019 में सब कुछ ऑन द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें हो गई है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आप खुद सोचिए लॉजिक वाइज कि क्या ये चीजें होनी चाहिए थी। इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इतनी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी पे खतरा नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आदमी को लगाएगी और अपने अकॉर्डिंग ही रिमूव कर देगी। यही हुआ ना एक तो क्रिटिसिज्म इसका। इस प्रोविजन को अगर आप देखोगे तो मुझे आपको एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है। इतने समझदार तो आप सभी हो कि एनालिसिस तो आप खुद कर सकते हो कि 2005 में ऐसा था कि टर्म ऑफ द ईयर 5 साल की थी, लेकिन अब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इट इज, ये एक आघात है किस पे, इस बॉडी पे। ठीक है, ये एक आघात है इस बॉडी पे। क्लियर है। नाउ सेकंड, क्वांटम ऑफ सैलरी। अब इनकी सैलरी क्या होगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी क्या होगी। द सैलरी ऑफ सीआईसी एंड आईसीज एट सेंट्रल लेवल विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पे सैलरी क्या बताई गई है, 2005 के एक्ट में बताई गई है सैलरी। 2005 के एक्ट में बताई गई है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो किस पे बेस्ड होगी, इनकी सैलरी होगी चीफ इलेक्शन कमीशन और इनकी सैलरी होगी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके जितनी। ठीक है, इन सब की सैलरी सेम होगी। क्या होगी, इन सब की सैलरी सेम होगी। ये बात हो रही है, एक जमाने पहले ये बात हुआ करती थी, तब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 2005 की, कि एक जमाने पहले वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन था, यहाँ पे थोड़ी बहुत तो इंडिपेंडेंस थी। Then similarly the salary of CIC and IC at the state level will be equivalent to the salary paid to the election commissioner and chief secretary to the state government respectively. अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के उसमें देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के उसमें क्या था, ये हमने सेंट्रल लेवल की बात कर ली, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट स्टेट लेवल एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट स्टेट लेवल। ये बात हुई सेंटर की। ठीक है, ये बात हुई सेंटर की। अब यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एफ क्यों लिख दिया, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनकी सैलरी होगी इलेक्शन कमिश्नर की जितनी, इलेक्शन कमिश्नर की जितनी इनकी सैलरी होगी। और यहाँ पे सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है उनके जितनी इनकी सैलरी होगी। ये है स्टेट लेवल पे, क्या है, ये है स्टेट लेवल पे। ठीक है, एंड चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी की जितनी सैलरी होगी उतनी, चीफ सेक्रेटरी की जितनी सैलरी होगी उतनी। तो आप अगर 2005 के एक्ट में देखो तो इनकी सैलरीज वेल डिफाइंड थी। वेल डिफाइंड सैलरी हम कैसे बोल सकते हैं कि इनकी सैलरी देखो इलेक्शन कमीशन के पार रखी गई थी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन है, जितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये वाली बॉडी भी है, उतनी इंपॉर्टेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाली भी बॉडी है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ही ये एक्ट भी है। तो 2005 में सैलरी ऐसी रखी गई थी। अब फिर मजे की बात देखो, 2019 में सैलरी क्या कर दी गई है। द बिल रिमूव दीज प्रोविजंस, द बिल रिमूव दीज प्रोविजंस। अब दीज प्रोविजन कौन से, ये वाले प्रोविजन। द बिल रिमूव दीज प्रोविजंस
उनकी इच्छा, उनका इच्छा भर गया कि अब नहीं, ये नहीं रखना है। द बिल रिमूव दीज प्रोविजंस एंड स्टेट्स दैट salaries and allowances and other condition of service of the central and state will be determined by the central government। यहाँ पे बता दिया गया कि सैलरी, allowances and other terms and conditions, salary, allowances and other terms and conditions will be defined by सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, चाहे वो सेंट्रल के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी केंद्र सरकार, भले ही वो स्टेट के हो तो भी। क्लियर है? आई बात समझ में? अगेन द पावर गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्दो इसमें प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन ऐसा है कि देयर सैलरी कैनॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद केंद्र सरकार उनकी सैलरी कम नहीं कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार उनकी सैलरी कम नहीं कर सकती अपॉइंटमेंट होने के बावजूद, ये चीज़ अभी भी है। लेकिन इसका आप सेकंड थॉट देखिए, इसमें केंद्र सरकार उनकी सैलरी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकती है। दे कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज। हम ये वाली लाइन पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, चाहे हमने यूपीएससी पढ़ा हो, चाहे हमने सीएजी पढ़ा हो, देयर सैलरी कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज। ये इलेक्शन कमीशन में भी देखा, बट दे कैन बी वेरीड टू एडवांटेज। तुम ये इंफॉर्मेशन मत दो, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। तुम ये इंफॉर्मेशन मत दो, हम तुमको 7 साल के लिए बना देंगे। तो उस हम बोलते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो हमने एक तरफ तो देखा, लेकिन दूसरी तरफ भी तो हमें देखना होगा कि दूसरी तरफ क्या कंडीशन है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, जो केंद्र की सरकार है। और केंद्र की सरकार ने सारी पावर अपने पास ले ली, और अब उनके अकॉर्डिंग करप्शन नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? देन नेक्स्ट है डिडक्शन इन सैलरी। The Act states that at the time of appointment of Chief Information Commissioner and Information Commissioner at central and state level, if they are receiving any pension or any other retirement benefit for previous government service, their salary will be reduced by amount equal to the pension. Previous government service includes service under central government, state government, corporation established under central or state law, company owned, and the bill removed these provisions. पहले ये हुआ करता था कि जैसे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे, उनका यूजली ये होता था कि जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है वो आते थे इस पोस्ट पे। तो ये था कि उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पेंशन मिल रही, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकार में, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट सर्विस कर चुके हैं, एंड दे आर द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। तो उनकी जो पेंशन वगैरह कुछ ना कुछ तो आ रही होगी। तो 2005 में ये प्रोविजन था कि जो उनकी पेंशन वगैरह आ रही है वो सारी चीज़ें हम माइनस करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल से समझो, उनकी सैलरी है 2005 की बात कर रहे हैं हम भी, ठीक है। उनकी सैलरी मान लो 50,000 है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी हो गई 50,000, लेकिन ये पहले एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनकी जो मंथली पेंशन आ रही है, इनकी मंथली पेंशन आ रही थी क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरी करी है, तो इनको मंथली पेंशन मिलेगी। इनको मंथली पेंशन आ रही है 25,000, इनको मंथली पेंशन आ रही है 25,000। तो अब इनको सैलरी कितनी मिलेगी? अब इनको सैलरी 50 नहीं मिलेगी, अब इनको सैलरी सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही मिलेगी। क्लियर है? अब इनको इनकी सैलरी 25,000 ही मिलेगी। ये वाला था 2005 के एक्ट में। ये वाली जो चीज़ हमने पढ़ी है, ये वाली चीज़ थी 2005 के एक्ट में। क्लियर है? लेकिन एट प्रेजेंट द बिल रिमूव दीज प्रोविजन। ये प्रोविजन बिल ने रिमूव कर दिए हैं, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस देखो हम उस चीज़ का करते हैं जिसमें चीज़ें वाकई में डाइल्यूट की गई हो। उन दोनों पॉइंट को अगर मैं एनालिसिस करके आपको नहीं भी देता और आपको मैं सिर्फ एक पेपर दे देता कि बच्चों ये पेपर है, पढ़ना कि 2005 में चीज़ें ऐसी थी और 2019 में चीज़ें ऐसी कर दी गई हैं सरकार ने, अब आप बताओ क्या सही था, तो आप खुद बोलते कि नहीं सर ये गलत था। अब इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जो मेन था वो तो आपने सब खराब कर दिया। ये जो मेन था, ये जो मेन वाली ये जो चीज़ें थी, उन सबको तो आपने सब कुछ केंद्र सरकार ने, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में कर लिया कि हमारा कोई करप्शन बाहर ना निकले। क्लियर है?
आ गई आपको चीजें समझ में, दीज थिंग्स आर क्लियर। फिर इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होता नहीं, प्रोटेस्ट होते हैं, सब चीजें वैसी की वैसी चलने लग जाती है, उसको कोई इतना ध्यान नहीं रखता है। सेव आरटीआई, सेव इंडिया, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। टर्म पहले बताया जाता था कि 5 साल की टर्म रहेगी। नाउ आफ्टर द टर्म विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बिफोर CIC सैलरी एट पार विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आफ्टर द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चेंजेस लेके आए गए हैं, क्लियर है, ठीक है। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है सो दे कैन टेक, मैं इसलिए इसको बैक कर रहा हूं कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने पास रखिएगा, क्लियर है। नाउ मूविंग बैक, जो हमने स्लाइड छोड़ के आए थे, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये जो डिडक्शन है, ये इसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये क्या अमेंडमेंट्स लेके आए गए थे, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। नाउ कंसर्न्स, हम इस पे बात करते हैं। अ 6% फॉल बिटवीन 2015 एंड 2016-17 was reported in RTI application filed with 1950 public authorities of central government. The trend is worrying because people are increasingly finding getting information from government is becoming difficult. Pendency of cases are rising, quality of orders going down, primarily because of post of commissions remaining vacant for long periods. About 1/3 position in CIC are vacant. अब इसमें बात बस यही की गई है कि जो केसेस फाइल होते थे, वो केसेस फाइल जब आरटीआई आया तो हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता है ना कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन 2015 के बाद से ये ग्राफ ऐसे 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 आने लग गया, ये ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेंड आने लग गया, क्योंकि लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन सरकार देगी नहीं, और वैकेंसी सरकार ने नहीं भरी, सरकार नियुक्ति नहीं करना चाह रही है, तो वैकेंसी नहीं तो इन्फॉर्मेशन क्या देगी। आधी से ज्यादा चीजें तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाल के रखे, हम क्या इन्फॉर्मेशन ले, आपकी मर्जी होती तो आप इन्फॉर्मेशन देते हो, नहीं होती है तो नहीं देते हो। तो इसलिए अब जो आरटीआई एप्लीकेशन जो फाइल हो रही है उसमें 6% का फॉल देखा गया था, ठीक है। कौन से ईयर में, 2016-17 में 6% फॉल देखा गया था 2015 के कंपैरिजन में, क्लियर है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। ये हमारा एक कंसर्न वाला पार्ट था कि हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। आरटीआई एंड द कोरोना वायरस, ये वही वाली बात है कि कोविड में इसने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी जानने की कि हो क्या रहा है, क्लियर है। सो आरटीआई एंड द पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ द मोस्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आरटीआई जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के उसमें नहीं आती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अंडर आरटीआई, उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कैसा हो रहा है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी राइट टू इंफॉर्मेशन के उसमें नहीं आती है। और इसकी हमेशा से डिबेट चलते रही है, और ये क्वेश्चन नो डाउट पूछा भी जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं आरटीआई में लेके आना चाहती सरकार। पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेके आना तो सरकार जो अपने आप को डिफेंड करती है, प्रेजेंट हो पास्ट हो कोई भी हो, वो सब इस तरीके से डिफेंड करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज डोंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में नहीं आती। जो हमने आर्टिकल 12 जो पढ़ा है, आर्टिकल 12 हमने जो देखा है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है। तो दे आर सेइंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कमिंग अंडर आर्टिकल 12 और दे आर नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कमिंग अंडर दी पब्लिक अथॉरिटीज। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उनको क्यों आना चाहिए, उनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का। पहला, टू कंटेन करप्शन। करप्शन की जो शुरुआत है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से होती है। सरकार चला कौन रहा है, सरकार अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी से जो चुने हुए लोग आए हैं वो सरकार चला रही है। तो करप्शन की शुरुआत ही पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे हो जाती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स लीडिंग टू फेवरेटिज्म और क्रोनिक कैपिटलिज्म। अब उनको कितना कॉर्पोरेट क्या दे रहा है, और फिर आपको भी पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट्स उन्हें फंड करते हैं, ठीक है। फिर सरकार बनती है तब वो हो सकता है कि उन कॉर्पोरेट्स को फेवर करे। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कौन कहाँ से कितना रुपए दे रहा है, फिर कि कौन सी सरकार ने किसको कितना फेवर किया। कोई भी सरकार हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो, उन सबको फंड तो मिलेंगे, कॉर्पोरेट्स देंगे ही, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उनको फेवर करेगी ही। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए, ठीक है।
देन इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से कितना क्या आ रहा है, आप किस चीज की एफडीआई बुलाना चाहते हो, ठीक है। ये भी है ना, आजकल एफडीआई का बड़ा दौर है, तो कौन सी एफडीआई आ रही है, क्या उन्हें फॉरेन कंट्री, क्या उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को रुपए दिए हैं, सारी चीजों को आप लिंक करो, ठीक है। आपको भी अब एक इमेज क्लियर होती होगी। मुझे इनमें ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंड आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ कि आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। दे एंजॉय मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक कंसेशनल ऑफिस स्पेस, फ्री एयर टाइम ऑन डीडी न्यूज एंड ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम गवर्नमेंट। उन्हें कंसेशनल स्पेस मिलती है, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली में, ठीक है, अपने ऑफिस बनाने के लिए। फिर हम जब पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे थे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को लिंक करो, देखो इसलिए मैंने बोला था वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इनको फ्री एयर टाइम मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? सरकार के चैनल पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो जब आप फ्री में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जब आपको कंसेशनल ऑफिस स्पेस मिलता है, जब आपको ऑफिस बनाने के लिए जगह दी जाती है, तब आप नहीं बोलते हो कि हम स्टेट का पार्ट नहीं, हमें मत दो। तब आपको सारी चीजें चाहिए कि हाँ हमको सब चाहिए। लेकिन जब आरटीआई की बात आ जाती है, तब आप बोलते हो कि नहीं नहीं, हमें आरटीआई में मत रखो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का आरटीआई में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो रन हो रही है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही तो रन कर रही है। हमने विप पढ़ा था पार्लियामेंट में, अगर आपको ध्यान हो, हमने विप पढ़ा था कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी उस हिसाब से आपको वोट करना है, ठीक है। जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको आदेश देगी उस हिसाब से आपको वोट करना है। तो फिर आप जब डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में, जब इस देश के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं, तब पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटरफेयर कर रही है, तब पॉलिटिकल पार्टी अपना नाक घुसा रही है बीच में, तो उसको आरटीआई में क्यों नहीं आना चाहिए? आरटीआई में आप आइए क्योंकि आप हमारी कंट्री की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो आपको आरटीआई में आना चाहिए। और इसको लेके बहुत डिबेट डिस्कशन सब चला, लेकिन सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को आने नहीं देगी। क्लियर है? ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। एक चीज़ और है, विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसे भी हम देखेंगे। विसल ब्लोअर मतलब कोई भी सरकार के खिलाफ, जैसे कोई भी है ना, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को हाथ लग जाती है तो वो बचता नहीं है, फिर मतलब उसका मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट, किसी के पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना, तो या जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट में हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो गई है। क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने कुछ सरकार से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, वो इंपॉर्टेंट थी, अब वो बाहर निकल जाएगी तो पूरा बवाल हो जाएगा। तो विसल ब्लोअर मतलब जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी भी तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जिसने इंफॉर्मेशन मांगी है उसकी भी तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये वाला सिनेरियो भी हम देख रहे हैं। क्लियर है? सो एक और डायमेंशन मैंने आपको दिया। फिर यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी वर्सेस आरटीआई की डिबेट है कि आरटीआई की वजह से हमारी प्राइवेसी खतरे में हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आपकी प्राइवेसी जैसी कुछ चीज़ है नहीं सरकार की। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी किस तरीके की प्राइवेसी, हाँ कुछ एकदम नेशनल सिक्योरिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो तो समझ में आ गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, वो हम पब्लिक में नहीं लेके आ सकते। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ में किस तरह की प्राइवेसी? आपको हमने इलेक्ट किया है, आप हमारे ऊपर जवाबदेह हो, आप हमें चीज़ें बताओ कि आपने किस तरीके से चीज़ें करी, ना कि आप एक्ट को डायल्यूट करोगे। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ फाइनली वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज मेड टू अचीव सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड मेक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बट दिस एक्ट हैज नॉट अचीव इट्स फुल ऑब्जेक्टिव्स एंड सम इम्पीडिमेंट्स हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, एक्ट तो बहुत सोच समझ के बनाया गया था कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों की सब पता चलेगा, लेकिन इस एक्ट ने अपने फुल ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं। और अब तो मुझे और नहीं लगता है, अब अमेंडमेंट होने के बाद, कि कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरे होंगे। ठीक है, देन इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड that right to information is necessary but not sufficient to improve governance. A lot more need to be done to usher in the accountability of governance, including protection of whistleblower. ठीक है, decentralization of power, fusion of authority with all the levels. ठीक है, सिर्फ आरटीआई से ऐसा नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और भी सरकार को बहुत सारी चीजें करनी होगी। विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन, जो कि मैंने बताया था, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उनका प्रोटेक्शन वगैरह। ठीक है, तो गवर्नमेंट को और भी सारी चीजों के बारे में देखना होगा।
ये हम ट्रांसपेरेंसी और उसमें ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम लिख सकते हैं। दिस लॉ प्रोवाइडर्स प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी टू रीडिजाइन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस पर्टिकुलरली एट ग्रासरूट्स लेवल वेयर सिटीजन इंटरफेरेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे गवर्नेंस वगैरह ठीक होगा, जहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम है, हम लोग सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। इनमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता थी। जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, जो मुझे डिटेल में बतानी थी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये था पूरा एक आरटीआई का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या एक्ट है, 2005 में क्या था, एट प्रेजेंट क्या है, चीज़ें किस हिसाब से बिगड़ गई हैं, ठीक, और आपको भी पता चल गया कि किस हिसाब से एक्ट था, आज की तारीख में क्या है, और अब फ्यूचर में इस एक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आई होप आपको ये अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।